नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। आज हम बात करेंगे रिव्यू एप्लीकेशन खारिज पीजीटी मैथ प्रमिला केस। अब क्या संभावनाएं, यानी कि आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं। कुछ कैंडिडेट्स सुप्रीम कोर्ट में मर्सी चांस का केस डालने की योजना बना रहे हैं। मर्सी चांस क्या होता है वो बताएंगे। पीटीआई और ड्राइंग टीचर में 10 साल की सर्विस के बाद भी मर्सी चांस में उनको मौका क्यों नहीं मिला। और 14 साल पहले हाई कोर्ट का एक फैसला था जनहित याचिका में, जिसमें कोर्ट ने बड़े सख्त आदेश दिए थे। 14 साल पहले के केस में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी कि मान आने का केस डला था। हाई कोर्ट में भी 1 2 नहीं 4 केस डले थे, उनका क्या हुआ वो भी बताएंगे। जो जनहित याचिका थी जिसकी हमने बात की 14 साल पहले की, उसका जो ऑर्डर है अभी हाई कोर्ट की साइट पे उपलब्ध नहीं है। वो ऑर्डर हमारे पास है, उसके पेज भी दिखाएंगे। अगर कोई पूरा ऑर्डर वो पढ़ना चाहे तो वीडियो के नीचे कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देना, हम आपको वो ऑर्डर भेज देंगे ताकि आप पूरा ऑर्डर पढ़ सको। उस फैसले में भी गेस्ट टीचर्स ने रिव्यू एप्लीकेशन फाइल की थी, वो खारिज हो गई थी, उसके ऑर्डर भी दिखाएंगे। और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस हाई कोर्ट में फाइल हुए थे उनके ऑर्डर भी दिखाएंगे। गेस्ट टीचर्स अभी तक कंटिन्यू क्यों है, उनको अभी तक क्यों नहीं हटाया गया, ये सारा मामला आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है वो संभावनाएं आपको बताएंगे। प्रमिला केस का जब डबल बेंच का फैसला था, उस फैसले के आधार पर भी हमने एक वीडियो बनाई थी। हाई कोर्ट का फैसला पीजीटी मैथ्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 29 एंड 44 ऑफ 2023। स्क्रीन टेस्ट नहीं होगा दोबारा, आगे क्वेश्चन मार्क था यानी कि सवाल निशान था। एचपीएससी और एचएसएससी की पिछली भर्तियों पर नहीं होगा असर, ये भी एक क्वेश्चन मार्क था। ये वीडियो अगर आप देखना चाहें, इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक को क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हमने एक और वीडियो बनाई थी इसका विश्लेषण करने के लिए, प्रमिला केस एचपीएससी और एचएसएससी भर्तियों पर क्या पड़ेगा असर, स्पेशल वीडियो। यह वीडियो भी अगर आप देखना चाहें, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लिंक को क्लिक करके ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। अब आपको रिव्यू एप्लीकेशन का फैसला दिखा देते हैं, ये फैसला आप देख लीजिए। टॉप में देखिए राइट साइड में डेट लिखी है फैसले की 10 जुलाई 2025। इसमें 3 रिव्यू एप्लीकेशन डाल गई थी। पहली है रिव्यू एप्लीकेशन नंबर 34 ऑफ 2025, दूसरी है 35 ऑफ 2025 और तीसरी है 36 ऑफ 2025। ये तीनों ही रिव्यू एप्लीकेशन एलपी नंबर 329 ऑफ 2024 के मामले में फाइल हुई थी। इन रिव्यू एप्लीकेशन के मामले में भी हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए आगे ये फैसला दिया है। फैसले में लिखा है कि जो रिव्यू एप्लीकेशन फाइल गई है, उन्होंने क्लेम किया है कि उनका जो अपॉइंटमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन उसका कोई आधार नहीं है, यानी कि हाई कोर्ट को कोई आधार नहीं मिला जिसके आधार पर इनको प्रोटेक्ट किया जाए। कोर्ट ने बताया कि यह भी नोटिस में आया है कि इनको पता था कि एक लिटिगेशन पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। जब इनका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, एलपीए का नंबर यहाँ पे लिखा गया है, एलपीए नंबर 329 ऑफ 2024, जिसमें इन्होंने अभी रिव्यू एप्लीकेशन डाली है, लेकिन इन पेटिशनर ने उस समय इसको बोदर ही नहीं किया और कोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोर्ट को सूचित नहीं किया। जैसे लोग मैच के ग्राउंड के बाहर बैठकर गेम देखते हैं, ये इसी तरह से गेम देखते रहे और अपने सिलेक्शन का एंजॉय करते रहे, जबकि इनको मालूम था जो इनका रिजल्ट है वो गलत तरीके से डिक्लेयर किया गया है। अगर कोई इस तरह से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगा, सोता रहेगा, ऐसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, यानी कि ऐसे लोगों का अपॉइंटमेंट बचाने के लिए कोर्ट आगे नहीं आ सकता या कोर्ट इनको नहीं बचा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये ऑलरेडी सेटल लॉ है, जो सबके ऊपर अप्लाई होगा, लागू होगा, यानी कि जो जजमेंट आ चुका है, अनाउंस हो चुका है, ये सबके ऊपर लागू होना है। इसमें अभी रिव्यू की कोई गुंजाइश नहीं है। जब ये पेंडिंग था उसमें इनको कोर्ट में आना चाहिए था। अब आकर अगर ये कह रहे हैं कि हमारा पक्ष नहीं सुना गया, ये जायज बात नहीं है, क्योंकि इनके जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हुआ था वो एलपीए जब फाइल हुई थी उसके बाद ही लिया गया था, कोर्ट से परमिशन लेने के बाद। यहाँ हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक और केस का हवाला देते हुए आगे फिर से एक्सप्लेन कर दिया है और इसमें कहा है कि जो प्रेजेंट अपील डाली गई है रिव्यू एप्लीकेशन के लिए, उस समय एक और केस था जो उस एलपीए के साथ अटैच था, जिसको वापस सिंगल जज के पास भेज दिया था फैसला देने के लिए, जो बाद में सिंगल जज के पास ही थी। हो सकता है आज भी वही पेंडिंग हो और इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला देके वो पहले वाला केस भी डिसाइड हुआ था और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला इसमें दिया गया है। सिर्फ ये कहना कि सिलेक्शन प्रोसेस हो चुका है, इनका सिलेक्शन हो चुका है, इसके आधार पर इनका अपॉइंटमेंट नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि सिंगल जज के बाद एलपीए पेंडिंग थी, उसमें डिसाइड होना बाकी था और अब इनका अपॉइंटमेंट
हाई कोर्ट नहीं बचा सकता है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया गया है, संविधान के जो अनुच्छेद 226 और 227 हैं उसके प्रावधान अनुसार हाई कोर्ट इनका जो इलीगल अपॉइंटमेंट है वो नहीं बचा सकता। आगे फिर इन्होंने रिव्यू के स्कोप के मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट का एक हवाला दे दिया है। ये इन तीनों रिव्यू एप्लीकेशन का लास्ट पेज है। इसमें ऊपर जो तथ्य बताए गए हैं उसके आधार पर क्या है कि सभी एप्लीकेशन एग्जामिन कर ली गई है और ऐसा कोई ग्राउंड नहीं मिला कि जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रिव्यू एप्लीकेशन के लिए गाइडलाइन दी गई है या एंटरटेन करने के लिए बोला गया है, ऐसा कोई ग्राउंड इन तीनों ही रिव्यू एप्लीकेशन में नहीं मिला है। इसलिए इन तीनों रिव्यू एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया है। और नीचे अगर आप डेट देखेंगे 10 जुलाई 2025। रिव्यू एप्लीकेशन का जजमेंट देखने के बाद आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। सबसे पहली बात तो ये है, जब इनका रिजल्ट आउट हुआ था उसमें LPA पेंडिंग थी जिसमें ये रिव्यू के लिए गए हैं। रिजल्ट आउट होते ही इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था, यानी कि कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर अपना पक्ष रखना चाहिए था। कोर्ट को बताना चाहिए था कि जी हमारा सिलेक्शन हो गया है, हम इसमें प्रभावित हैं, हमारा पक्ष भी सुना जाए। तो ऐसे मामले में कभी कभी कोर्ट फैसला देने से पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट को भी ध्यान में रखता है और ऐसे फैसले देता है कि इस भर्ती को छोड़ के आगे से लागू किया जाए। ऐसा कभी कभी हो जाता है और कभी नहीं भी होता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इनको जब LPA पेंडिंग थी, इनका रिजल्ट आ चुका था, रिजल्ट पर लिखा जा चुका था कि आपका जो रिजल्ट है वो जो LPA पेंडिंग है 329/2024 उसका फैसला इस पर लागू होगा। जो भी फैसला आएगा उसमें इनको जाना चाहिए था, ये नहीं गए। उसके बाद क्या था, फैसला आने के बाद डबल बेंच ने फिर से एक केस के मामले में सिंगल जज के पास भेज दिया था। वो हो सकता है अभी भी सिंगल जज के पास पेंडिंग हो। हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार सबसे पहला स्टेप क्या था, हाई कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए HPSC को सबसे पहले रिजल्ट रिवाइज करना था। कौन सा? स्क्रीनिंग टेस्ट का। स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट रिवाइज होने के बाद जनरल कैटेगरी के कुछ कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं और रिजर्व कैटेगरी के कुछ कैंडिडेट्स जो स्क्रीनिंग में फेल थे वो पास हो जाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की बारी आती। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो फिर भी अपना जाके पक्ष हाई कोर्ट में रख सकते थे कि जी प्रोसेस हो चुका है, और जो बंदे आउट हुए हैं वो भी हाई कोर्ट में जाके अपना पक्ष रख सकते थे। खासकर जिनका सिलेक्शन हो गया दोबारा से सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लेते तो अपना पक्ष रख के ये एक प्ली दे सकते थे। ये प्रोसेस में कोई खामी नहीं है, ठीक है। रिजल्ट रिवाइज हुआ है, कुछ और लोगों को मौका मिला है, उसके और अल्टरनेट रास्ते हो सकते हैं, यानी कि सिर्फ उनका ही सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लिया जाए, बाकी भर्तियों को डिस्टर्ब ना किया जाए। कोर्ट इस बात को मानता या नहीं मानता वो आने वाला समय बताता, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। अब कुछ कैंडिडेट्स सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, मर्सी चांस की बात करें। सबसे पहले हम ये जानते हैं मर्सी चांस होता क्या है। मर्सी चांस वो होता है जब आपको सर्विस करते हुए कई साल हो चुके हैं, अब ओवर एज हो चुके हैं, आगे अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि आपके सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे मामले में आप कोर्ट के सामने प्ली देंगे कि जी हमारे पास अभी कोई रास्ता नहीं है, हमारे लिए मर्सी चांस है, तो हमारे पर दया कीजिए और हमारी नौकरी को बचा लीजिए। अब अगला सवाल उठता है, जो PTI थे, ड्राइंग टीचर थे, उनकी सर्विस 10-10 साल की हो चुकी थी, उन्होंने भी ये प्ली लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में मर्सी चांस के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी प्ली को खारिज कर दिया था। क्यों खारिज कर दिया था? क्योंकि जो PTI की भर्ती थी और ड्राइंग टीचर्स की भर्ती थी उनके प्रोसेस में खामी थी, जिसकी वजह से उनकी जो मर्सी चांस की पिटीशन थी वो भी स्वीकार नहीं की गई थी। सिंगल जज का जो फैसला था उसमें जो मुख्य बातें ये थी, सिलेक्शन जो प्रोसेस था वो गलत था। किस तरह से गलत था? सबसे पहला पॉइंट ये था, सिलेक्शन करने के लिए एक क्राइटेरिया अपनाया गया था। क्राइटेरिया ये था कि 200 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, 25 नंबर का इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। 200 और 25 जोड़ के यानी 225 का क्राइटेरिया लिया गया था। लेकिन जब स्क्रीन टेस्ट हुआ उसमें कुछ जगह पे नकल चली थी, उन नकल के कारण सरकार के पास रिपोर्टिंग हुई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास रिपोर्टिंग हुई, जिस कारण से स्क्रीन टेस्ट का रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद दोबारा से स्क्रीन टेस्ट की डेट रखी गई, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ने सरकार के ऊपर दबाव बनाया, प्रदर्शन किए, सरकार उनके दबाव में आई और दोबारा से स्क्रीन टेस्ट की जो डेट रखी गई थी वो कैंसिल कर दी गई और फिर क्राइटेरिया ही बदल दिया गया, यानी कि भर्ती का जो क्राइटेरिया था वो बदल दिया गया। और क्राइटेरिया क्या रखा गया? एक कट ऑफ लगा दी गई, यानी कि जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसमें जो नंबर थे उसमें कट ऑफ लगा दी कि इतने % से ऊपर वाले इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे और इससे नीचे वाले नहीं बुलाए जाएंगे। और उसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया वो 8 गुना था, यानी कि जितनी वैकेंसी थी जिस कैटेगरी में उससे 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके ऊपर भी जो कट ऑफ में रह गए थे उन लोगों ने फिर प्रदर्शन किए, सरकार पर दबाव बनाया, अपनी अपनी पहुंच लगाई और फिर से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने उसको बदल दिया और फिर सभी को इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया। और जितने भी ये फैसले लिए गए
ये सब फैसले अकेले चेयरमैन के थे, कमीशन के नहीं थे। ये मैं नहीं करा, ये हाई कोर्ट के उस जजमेंट में लिखा गया है जो पीटीआई और ड्राइंग टीचर के खिलाफ सिंगल जज का फैसला था। वह कोर्ट ने स्पष्ट लिखा है कि वन मैन शो था, यानी कि कमीशन के अंदर एक चेयरमैन होता है और कुछ मेंबर होते हैं, सब मिलके फैसले होते हैं, लेकिन कोर्ट के सामने जो प्रोसीडिंग बुक है, कार्रवाई बुक जिसको बोलते हैं, वो जब पेश की गई वहां सिर्फ अकेले चेयरमैन के दस्तखत थे। यानी कि जो क्राइटेरिया बदला, स्क्रीनिंग का रिजल्ट कैंसिल किया, दोबारा स्क्रीनिंग की डेट रखी गई, वो दोबारा स्क्रीनिंग की डेट कैंसिल की गई, फिर दूसरा क्राइटेरिया लिया गया, उसको चेंज किया गया, ये सारे फैसले अकेले चेयरमैन ने लिए थे। और सबसे बड़ी खामी यही थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो उसमें जजमेंट में हवाला दिया गया था, एक बार कोई क्राइटेरिया अपनाने के बाद अगर भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो बीच में आप क्राइटेरिया नहीं बदल सकते। और पीटीआई में, ड्राइंग में, दोनों में ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में सिलेक्शन क्राइटेरिया बदला गया है और सिलेक्शन क्राइटेरिया बदलने के लिए जो फैसले लिए गए, सारे फैसले अकेले चेयरमैन के द्वारा लिए गए थे। जब सिंगल जज का फैसला आया था, 5 या 6 महीने के अंदर दोबारा से भर्ती करने के आदेश दिए थे। उस समय वही सरकार थी जिसकी सरकार में वो भर्ती हुई थी, जिसकी जहां जितनी पहुंच थी, अगर दोबारा से मेरिट बढ़ाते, प्रोसेस करते तो ज्यादातर का उनका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन उनमें कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने सबको इकट्ठा करके और डबल बेंच में जाने के लिए मना लिया, कलेक्शन किया, डबल बेंच में गए। डबल बेंच का फैसला सेम आया जो सिंगल बेंच का था। उसके बाद भी लोगों ने ये शांति नहीं बढ़ाई कि वही सरकार है जिसमें हमारी भर्ती हुई है, जिसकी जहां जहां पहुंच है उनकी पहुंच अभी भी है। अगर 5 या 6 महीने में सरकार दोबारा से प्रोसेस करती है, स्क्रीन टेस्ट लेकर 25 नंबर का इंटरव्यू लेकर दोबारा से ज्यादातर उनका सिलेक्शन हो सकता है जिनका पहले सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन वहां भी कुछ कैंडिडेट्स ने फिर इसी तरह से माहौल बनाया और कहा कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और एक भी बंदे की नौकरी नहीं छूटने देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया, वहां के जो वकील थे उन्होंने शुरू में स्पष्ट कह दिया था कि आपके पक्ष में फैसला आने की संभावना ना के बराबर है, सिर्फ डेट पर डेट लेके आपको ज्यादा दिन तक नौकरी करवाई जा सकती है। और 2013 में वो केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए थे, 2020 में फैसला है। 7 साल तक कोर्ट में वो केस चलते रहे, डेट पे डेट लगती रही और लास्ट में वहां मर्सी चांस के बारे में भी बात की गई थी, एप्लीकेशन लगाई गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब प्रोसेस ही गलत है वहां मर्सी चांस का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए उनका मर्सी चांस खारिज हो गया था। अब प्रेजेंट केस की हम बात करते हैं, पीजीटी मैथ की, फॉर्मूला वाला केस की। इसमें अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो इसमें भी यही संभावना है, इनका मर्सी चांस बनता ही नहीं है। पहली बात तो इनकी सर्विस ही बहुत कम हुई है, उम्र बहुत कम हुई है। दूसरी बात, हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए इनके पास बेस क्या है, उसको किस आधार पर वो चैलेंज करेंगे। क्योंकि हाई कोर्ट का जो पहले का फैसला था उसमें भी हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हवाला देकर ही वो फैसला दिया है, और जो अभी रिव्यू एप्लीकेशन का फैसला है इसमें भी हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देकर ही फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई कोर्ट हमारे देश में है नहीं, और जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देकर ही 2 फैसले इनके खिलाफ आ चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो ज्यादातर चांस है सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला इनके खिलाफ ही आए और इस तरह से 3 फैसले इनके खिलाफ हो जाएंगे। उसके बाद वो कैंडिडेट सक्रिय हो जाएंगे जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट पास था, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी पास था, लेकिन इंटरव्यू में कम नंबर देने का या सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में कम नंबर देकर सिलेक्शन से बाहर कर दिया है। वो कैंडिडेट चाहेंगे कि कोर्ट में फिर से केस डाला जाए और जो हाई कोर्ट का फैसला है या रिव्यू एप्लीकेशन का फैसला है उसको लागू करवाया जाए और स्क्रीन टेस्ट का रिजल्ट दोबारा से तैयार करवाया जाए और दोबारा से सबका सब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाए। अगर ये सिलेक्टेड कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इनके खिलाफ आ जाता है, फिर इनके पास शायद बचने का कोई रास्ता नहीं बचता है। और जो दूसरे कैंडिडेट हैं जिनका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है वो सक्रिय होंगे और वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उनको कितनी सफलता मिलेगी, इनको कितने बैकफुट पे आना पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। अब हम उस केस की बात करते हैं जो 14 साल पहले हाई कोर्ट ने दिया था, जिसमें स्पष्ट आदेश थे कि गेस्ट टीचर्स की जो सर्विस है 31 मार्च 2012 को ऑटोमेटिकली टर्मिनेट मानी जाए। अलग से कोई कोर्ट आदेश पास नहीं करेगा, कोई शो कोज नोटिस देने की जरूरत नहीं है, किसी का कोई पक्ष नहीं सुना जाएगा। उस फैसले में यह भी स्पष्ट किया था कि सरकार किसी भी हालात में गेस्ट टीचर्स की सेवा को आगे नहीं बढ़ा सकती थी, क्योंकि हाई कोर्ट में जो केस दिया था वो एक जनहित याचिका थी और उसमें हरियाणा सरकार ने एक एफिडेविट फाइल किया था, जिस एफिडेविट के अंदर पूरा शेड्यूल दिया गया था कि कब कब स्टेट या एचटेट के जो फॉर्म है वो कब निकाले जाएंगे, कब परीक्षा ली जाएगी, कब रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो भर्ती बोर्ड है वो जेबीटी की, पीजीटी, टीजीटी, लेक्चरर जो भी है
उनकी भर्ती के लिए रिक्वेशन कब देंगे, भर्ती प्रोसेस कब तक पूरा हो जाएगा, सरकार ने उसमें ये सारी चीज स्पष्ट कर दी थी। उसी के आधार पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। सबसे पहले उस केस का स्टेटस आपको दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में देखिए सीलूपी नंबर 6090 ऑफ 2010, ये 3 अप्रैल 2010 को हाई कोर्ट में फाइल हुआ था और इसका फैसला जो कोर्ट ने दिया था वो 30 मार्च 2011 को दिया था। इस केस में हाई कोर्ट ने 12 पेज का फैसला दिया था। अभी हाई कोर्ट की साइट पर उपलब्ध नहीं है, क्यों नहीं है उसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये पूरा फैसला हमारे पास है। इस फैसले के लास्ट के 2 पेज आपको दिखा देंगे और उसमें बता देंगे क्या लिखा हुआ है। अगर कोई ये पूरा फैसला पढ़ना चाहता है तो कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दें, आपके व्हाट्सएप पे पूरे फैसले की पीडीएफ फाइल भेज दी जाएगी। अब इस फैसले के आखिरी के 2 पेज में से पेज नंबर 11 देख लीजिए, जिसमें फैसला लिखा हुआ है। फैसले में जो ऊपर वर्णन किया है उसके आधार पर इस पीआईएल को, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम जनहित याचिका बोलते हैं, निम्न टर्म्स में यानी नीचे जो लिखा गया उसके अनुसार इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। और इसके पहले पॉइंट में सरकार को स्पष्ट लिखा गया है कि सरकार जो है गेस्ट टीचर्स के टेनओवर को, यानी कि गेस्ट टीचर्स की सर्विस को आगे बढ़ा सकती है, सभी लेवल पर बढ़ा सकती है, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया जो सर्विस उनकी बढ़ाई जाएगी वो 31 मार्च 2012 के आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। और आगे फिर से स्पष्ट कर दिया है गेस्ट टीचर्स की जो एक्सपायरी डेट है यानी 31 मार्च 2012 के बाद किसी भी गेस्ट टीचर्स को सेवा में नहीं रखना है। और यहाँ कोर्ट ने आगे फिर स्पष्ट कर दिया है कि सभी गेस्ट टीचर्स की जो सर्विस है वो अपने आप टर्मिनेट मानी जाएगी। इस आदेश के आधार पर अलग से कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा और सरकार को किसी भी हालात में इनको आगे कंटिन्यू करने की इजाजत नहीं है। इसके पॉइंट नंबर 3 में दिया है जो सरकार ने शेड्यूल दिया था एस्टेट के लिए उसको स्ट्रिक्टा से पालन करना है, कोई टाल मटोल नहीं करनी है और तय समय पर उसको पूरा करना है। चौथे नंबर पॉइंट में दिया है सरकार ने एफिडेविट के अनुसार जो भर्ती का शेड्यूल दिया है रेगुलर टीचर्स के लिए उसको भी सही ढंग से पालना करनी है, किसी प्रकार की टाल मटोल नहीं करनी है और कोर्ट उसमें रिव्यू कर सकता है। 5वें पॉइंट में फिर से स्पष्ट कर दिया है कि हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार ने जो शेड्यूल जमा करवाया है एफिडेविट के माध्यम से उस शेड्यूल के अनुसार सरकार ने तय समय पर पूरा प्रोसेस कर लेना है और ये सरकार के लिए छूट है। जो समय दिया गया है उससे पहले भी सरकार उसको पूरा प्रोसेस को कर सकती है, लेकिन उसके बाद नहीं जाना है। और यहाँ लास्ट में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस पीआईएल को यानी कि जनहित याचिका को निपटारा कर दिया था। और ये नीचे डेट देखेंगे 30 मार्च 2011। इस जनहित याचिका की सुनवाई के समय हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार ने जो एफिडेविट फाइल किया था उसके अनुसार हरियाणा सरकार ने काम ही नहीं किया और जैसे ही डेट नजदीक लगी यानी गेस्ट टीचर को हटाने की बारी आई, सरकार भागी भागी फिर हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट में जाके एक नया एफिडेविट फाइल कर दिया और कहा कि जी पीछे ये दिक्कतें आ गई थी, इस कारण से हम भर्ती प्रोसेस नहीं कर पाए, हमें 322 दिन का और समय दिया जाए। 322 दिन में हम रेगुलर भर्ती करके गेस्ट टीचर्स को सर्विस से बाहर कर देंगे। हाई कोर्ट को क्योंकि पूरा मामला मालूम था इसलिए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की एक भी नहीं सुनी और उनकी जो याचिका थी वो खारिज कर दी। उसके बाद सरकार भागी भागी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट को घुमा फिरा के ये कहा कि जो गेस्ट टीचर्स लगाए हैं अगर उसको हम हटा देंगे एकदम से इतने टीचर्स की वैकेंसी हो जाएगी, स्कूलों में टीचर्स नहीं होंगे, बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी। हमने हाई कोर्ट को एक एफिडेविट दिया था 322 दिन के लिए। हाई कोर्ट ने एफिडेविट तो स्वीकार कर लिया कि 322 दिन में और आप भर्ती कर सकते हो, लेकिन गेस्ट टीचर्स के मामले में कहा कि आपको उनकी सेवा समाप्त करनी है। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार के खिलाफ बहस करने वाला कोई नहीं था, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की दलीलों के आधार पर गेस्ट टीचर्स को 322 दिन का और समय दे दिया कि आप 322 दिन तक और गेस्ट टीचर्स को कंटिन्यू कर सकते हो और 322 दिन में अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। लेकिन हरियाणा सरकार ने 322 दिन में भी रेगुलर टीचर्स की भर्ती नहीं पूरी की और गेस्ट टीचर्स को नहीं हटाया। उसके बाद जो दूसरी पार्टी थी वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की अवमानना केस डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में पहले भी कंटेम्प्ट के 2-3 केस डल चुके थे, वो इसलिए खारिज हो गए थे क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। वो कैंडिडेट फिर हाई कोर्ट में गए, उनका क्या हुआ वो आपको दिखाते हैं। और गेस्ट टीचर्स ने भी इस मामले में एक रिव्यू एप्लीकेशन डाली थी, वो भी दिखाते हैं उसका क्या हुआ। ये आप स्टेटस देख लीजिए। सबसे नीचे देखिए रिव्यू एप्लीकेशन है 166 ऑफ 2015, इसको डिसमिस कर दिया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो डाली गई है कंटेम्प्ट है 3334 ऑफ 2014, इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। ये दोनों ऑर्डर आपको आगे दिखाएंगे। उसके आगे 3 और कंटेम्प्ट के केस डले हैं
जिसमें 2 को डिस्पोज ऑफ दिखाया है और 1 को डिसमिस दिखाया गया है। आगे ऊपर आप देखेंगे 5 मार्च 2019 में भी एक एप्लीकेशन लगाई गई है विनय गुप्ता के नाम से, इसको पेंडिंग दिखा रहा है, ये भी आपको आगे दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप विनय गुप्ता वाली ये एप्लीकेशन देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए वही एप्लीकेशन नंबर है जो पीछे दिखाया था। 5 मार्च 2019 को ये फाइल हुई थी, विनय गुप्ता के नाम से फाइल हुई है, ये उसका पिटीशन का नंबर दिखाया गया है। और राइट साइड में अगर देखेंगे ये केस नंबर 6090/2010, जिस जनहित याचिका की हम बात कर रहे थे, जो जजमेंट आपको दिखा रहा उसी के बारे में, और स्टेटस देखेंगे राइट साइड में ये पेंडिंग दिखा रहा है। यानी मार्च 2019 में जो एप्लीकेशन लगाई थी वो अभी जुलाई 2025 में 6 साल के बाद भी पेंडिंग दिखा रहा है, उस पर कुछ भी नहीं हुआ है। अब आपको इस केस में डाली गई रिव्यू एप्लीकेशन का फैसला दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए रिव्यू एप्लीकेशन नंबर 166/2015, जो भी हमने आपको दिखा था। किस केस में? शेड्यूल नंबर 6090/2010, और इसको डिसाइड किया कोर्ट ने 8 अप्रैल 2015 को। जो जनहित याचिका थी ये तिलक राज के नाम से थी, पात्र संघ के लोगों के द्वारा फाइल की गई थी। यहाँ इसमें लिखा गया है जो रिव्यू एप्लीकेशन डाली गई है, इन्होंने ऑर्डर को अमेंड करने के लिए या रिव्यू करने के लिए डाली है। कौन सा ऑर्डर? 30 मार्च 2011 का, जो शेड्यूल नंबर 6090 और 2010 में पास किया गया था, यानी कि उसमें जो फैसला दिया गया था। और यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जो शेड्यूल नंबर 6090 और 2010 है, इसमें जो रिव्यू वाले बंदे आए हैं वो उसमें पेटिशनर नहीं थे। और दूसरी बात यहाँ स्पष्ट लिखी गई है, जो रिव्यू एप्लीकेशन डाली गई है ये 1434 दिनों की देरी से डाली गई है, जबकि रिव्यू एप्लीकेशन डालने के लिए जो समय होता है वो सिर्फ 30 दिनों का होता है। और यहाँ लास्ट में इसमें लिख दिया गया है, इतनी ज्यादा देरी के बाद अगर कोई रिव्यू एप्लीकेशन आएगी तो उसको किसी भी आधार पर एंटरटेन नहीं किया जा सकता, उस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। जिस कारण से रिव्यू एप्लीकेशन डालने वाले के वकील ने इस रिव्यू एप्लीकेशन को वापस ले लिया, ये कहते हुए कि हमें लिबर्टी दी जाए दूसरे रास्ते अपनाने के लिए, और कोर्ट ने उसको लिबर्टी देते हुए इस रिव्यू एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। अब कोर्ट के अवमानना की केस की बात कर लेते हैं। 2014 में कोर्ट की अवमानना का केस फाइल किया गया, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में भेजा, हाई कोर्ट में फाइल किया गया। 2014 से लेकर 2019 तक सरकार का कुछ नहीं बिगड़ा, शिक्षा विभाग का कुछ नहीं बिगड़ा। 2020 में कोर्ट की अवमानना के उस केस का निपटारा कर दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हो 5-6 साल अगर कोर्ट की अवमानना केस हाई कोर्ट में चले और किसी का कुछ भी ना बिगड़े, फिर हाई कोर्ट से कोई क्यों डरेगा। अब आपको इसका फैसला दिखा देते हैं कि कोर्ट के अवमानना केस में क्या फैसला है। यहाँ टॉप में देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नंबर दिया है 3334/2014, जो भी हमने आपको दिखाया था। इसका जो फैसला है वो 24 फरवरी 2020 को आया है। प्रेम सिंह एंड अदर्स के नाम से डाली गई थी। टीसी गुप्ता जो उसमें के कमिश्नर थे शिक्षा विभाग के, उनके खिलाफ डाली गई थी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जिसको हम कहते हैं। कोर्ट के अवमानना का जो केस डाला गया था, इसमें इनके वकील ने हाई कोर्ट को बताया शेड्यूल नंबर 6090/2010 जो फैसला आया था, उसके खिलाफ हरियाणा सरकार ने हरियाणा गेस्ट टीचर्स सर्विस एक्ट 2019 पास कर दिया है, जिसको इन कैंडिडेट्स ने शेड्यूल नंबर 8727/2019 के द्वारा हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और उसमें यह केस पेंडिंग था 11 मई 2020 के लिए। कोर्ट ने कहा अब इस कोर्ट के अवमानना के केस को आगे कंटिन्यू रखने का कोई फायदा नहीं है, जिस कारण से कोर्ट के अवमानना केस फाइल करने वाले के वकील ने हाई कोर्ट से निवेदन किया, हमारे इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दो इस लिबर्टी के साथ। जब हमारा फैसला आ जाएगा शेड्यूल नंबर 8727/2019 का, उसके बाद हम दोबारा इसको रिवाइव कर सके, यानी कि दोबारा से इस केस को शुरू करवा सके। और इनकी रिक्वेस्ट पे हाई कोर्ट ने इनको अलाउ कर दिया और इस तरह से इसका निपटारा कर दिया। और ये नीचे डेट देखेंगे 24 फरवरी 2020। अब आपको उस केस का स्टेटस दिखा देते हैं जो अभी कोर्ट के अवमानना के केस में किया गया था। शेड्यूल नंबर 8727/2019, ये कोर्ट का स्टेटस देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए शेड्यूल नंबर 8727/2019, ये 30 मार्च 2019 को फाइल हुआ था। लेफ्ट साइड में देखेंगे इसको पेंडिंग दिखा रहा है, बीच में इसकी डेट दिखा रहे हैं, और राइट साइड में नॉट अवेलेबल, यानी कि इसके आगे अभी कोई डेट नहीं दिखा रहे हैं। और नीचे आके लेफ्ट साइड में देखेंगे जो इसकी लास्ट हियरिंग हुई थी 24 अप्रैल 2025 को हुई थी। 24 अप्रैल 2025 के बाद से इसकी आगे सुनवाई कब होगी वो डेट भी हाई कोर्ट की साइट पर अभी नहीं दिखा रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं मार्च 2011 में हाई कोर्ट ने जो इतना सख्त फैसला दिया था कि 31 मार्च 2012 के बाद गेस्ट टीचर्स की सेवा समाप्त, आगे कोई भी आदेश पास करने की जरूरत नहीं है, कोई भी शो कॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी हरियाणा सरकार किसी न किसी तरह से तिकड़मबाजी लगा के गेस्ट टीचर्स को कंटिन्यू सेवा में रखे हुए हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं हरियाणा में सरकारी नौकरी लेना जितना ज्यादा मुश्किल है,
किसी को सरकारी नौकरी लगने के बाद उसको हटाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, खासकर जब सरकार उनके साथ खड़ी हो, उनके पक्ष में खड़ी हो। फिर चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट कैसे ही फैसले दो, सरकार उनको किसी न किसी तरह से बचाती रहेगी। पीटीआई और रैंक टीचर के मामले में जो हुआ था उसमें दोबारा से मेरिट बनाने के लिए दिया था, दोबारा से रिटन टेस्ट हुआ, मेरिट बनी, कुछ कैंडिडेट्स का उसमें सिलेक्शन हो गया था, कुछ बाहर हो गए थे। जो कैंडिडेट्स बाहर हो गए थे उनको भी सरकार ने HKRN के माध्यम से या किसी और सिस्टम के माध्यम से फिर से नौकरी पर रखने की कोशिश की है और उनमें ज्यादातर को नौकरी पर रख भी लिया है। सरकार अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जिनकी नौकरी लगी हुई है उनको बचाने की पूरी कोशिश करती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।